फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर कंपटीशन एक्ट। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था, पहले हम कुछ आज डेफिनेशन वाला पार्ट, इंटरेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो पीछे वाले पार्ट से, जो स्टार्टिंग वाले पार्ट से जो हमारे है हेडिंग्स है, वो हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे ताकि वो वाले पार्ट भी हमारे साथ साथ में होते जाए और अच्छे से भी होता रहे। तो फुली अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो आप लोगों ने सभी ने कंप्लीट कर दिया होगा। और अगर आप में से किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आपस में क्या होने वाली है, लिंक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कंटिन्यू विद आवर डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 5 दैट इज एक्विजिशन। क्या आ रहा है हमारा? एक्विजिशन। अब देखिए ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, पहले स्टार्टिंग में एक दो मतलब बोलते हैं ना वार्म अप जैसा, और उसके बाद जो रहेगा आज का हम धमाकेदार जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा रेलिवेंट मार्केट वाला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्विजिशन किसे कहते हैं। एकदम सिंपल टर्म है एक्विजिशन, मतलब एक्वायर्ड करना। क्या करना है? एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड करना। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर कर रहे हैं आप लोग, या आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए वापस बोलिए, एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, क्या भले वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। एक्वायरिंग, या तो एक्वायरिंग कर रहे हो या फिर अग्रीइंग टू एक्वायर। चलो हम एक्वायर करेंगे क्या चीज? कोई भी एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज किसे कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे। वहां पे कोई भी एंटरप्राइज है, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ओवर एसेट, तो हम बोल सकते हैं हमने उसके अंदर कंपनी को क्या कर दिया है, एंटरप्राइज को क्या कर दिया है, एक्वायर्ड किया है। ठीक है, चलिए वापस देखते हैं एक्विजिशन। एंटरप्राइज किसे कहते हैं? अभी है ना अपने मन में कुछ मत बना देना, क्योंकि एंटरप्राइज हमारा कल वाले लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, एंटरप्राइज वाला पार्ट। चलिए अभी देखते हैं। एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्विजिशन मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, एक्वायरिंग और एग्री टू एक्वायर। क्या हमारा? एक्वायरिंग और अग्री टू एक्वायर। ठीक है, क्या चीज? शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, वापस शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट, और कंट्रोल में दो, या तो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ओवर द असेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। तो हम बोल सकते हैं हमने एक्विजिशन किया। ठीक है, भले वो डायरेक्टली करो या फिर इनडायरेक्टली करो। नेक्स्ट एक टर्म है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हमारा, प्रीडेटरी प्राइसिंग। क्या है हमारा टर्म? प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब देख प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, जैसा हमें कोई है ना मार्केट में एंटर होना है तो स्टार्टिंग में ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स है यार, तो हम लोग है ना कैसे एंटर हो सर, बहुत डर लग रहा है सर, कैसे एंटर हो, इतने धुआंधार, एक से बढ़ते एक धुरंधर है। तो हम लोग है ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अगर उस मार्केट में आपको अगर अपनी जगह बनानी है, उस मार्केट में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ है ना अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग आप बहुत लोग यूज करते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब क्या करते हैं कि जो हमारी उसकी कॉस्ट आई हुई होती है ना, कॉस्ट आई हुई होती है उससे भी कम में उसको बेचते हैं। तो जो इतने सालों से जो है ना मार्केट में है, जो इतने सालों के कंपटीशन में है, तो वो लोग तो कितनी मेहनत की होगी तब जाके ये रेट पे पहुंचे कि वो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सके। अब जाके उनको बोलो कॉस्ट के नीचे तुम लोग को बेचना है तो वो नहीं बेच पाएंगे यार, अपने इतने सालों से मेहनत करे तब जाके इतना पहुंचे हैं, वापस कैसे कम पे आए। तो वो जो नया बंदा होगा वो मार्केट में एंटर हो जाएगा। तो उस टर्म को बोला जाता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। वो सही है गलत है वो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ टर्म का मतलब समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, प्रीडेटरी प्राइसिंग मीन्स the sale of goods or provision of services at a price below cost of production to reduce the competition or to eliminate the competition। देखो क्या लिखा है, predatory pricing means the sale of goods or provision of services at a price below the cost of production। जो प्राइस थी उससे भी कम में, इससे हमारा क्या होगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा या फिर कंपटीशन को एलिमिनेट, खत्म कर डालेंगे साला। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन टर्म, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना पहले और जो दो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं आज। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 10 गुड्स। ठीक है, गुड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखा है, गुड्स मींस एट डिफाइंड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो आपके आना पार्ट सी में चैप्टर भी आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो बोलते हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो गुड्स आते हैं वो तो ही है, एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोसेस और माइन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, भले आप उसका प्रोसेसिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, तो भी वो इंक्लूड किया जाएगा। डिबेंचर, शेयर्स एंड स्टॉक, लेकिन एंड में देखना आफ्टर अलॉटमेंट, वो भी गुड्स माने जाएंगे। ठीक है, और इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाई, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। ठीक है, जो गुड्स आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी गुड्स माने जाते हैं अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। चले वापस, गुड्स का मतलब क्या हो गया, एट डिफाइन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंक्लूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, भले वो मैन्युफैक्चर हो, प्रोसेस हो या माइन में हो। ठीक है, डिबेंचर, शेयर्स एंड स्टॉक, वो कब बोला हुआ है, आफ्टर द अलॉटमेंट। और अगर गुड्स सप्लाई को ले गए तो गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसमें गुड्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। पर्सन की डेफिनेशन जो ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्ट में आती है सिमिलर ही है,
ठीक है, जो खास के इनकम टैक्स एक्ट में भी आती है। यहाँ पे पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? अच्छा, पर्सन और इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल मतलब तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचुरल पर्सन, लेकिन जब हम पर्सन की डेफिनेशन बात करते हैं, पर्सन के टर्म की बात करते हैं, तो वहां पे इंडिविजुअल के अलावा भी दूसरे जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं। जैसे कि पर्सन में इंडिविजुअल तो होंगे, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब लोग भी पर्सन में इंक्लूड किए जाते हैं। और ये पर्सन की डेफिनेशन जो है लास्ट एग्जाम हुई थी दिसंबर 19 में, उसमें है ना ये डेफिनेशन पूछी गई थी। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और फर्म, फिर एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर कॉर्पोरेशंस, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सब के सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। आपने बहुत सारी जगह है ना पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली होगी। ठीक है, तो देखिए हमने आज अभी तक क्या क्या देखा है, छोटी छोटी डेफिनेशन, एक्विजिशन, प्रेडेटरी प्राइसिंग, गुड्स और पर्सन। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे मेन डेफिनेशन, दैट इज द रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, अब है हमारा रेलिवेंट मार्केट। अब रेलिवेंट मार्केट में दो है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट एकदम अच्छे से समझना, जो मैं इसमें आपको एग्जांपल देने वाला हूं। अगर वो आप लोगों का क्लियर हो गया, ना, गारंटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंपटीशन एक्ट आपको तभी अप्लाई होगा जब वो रेलिवेंट मार्केट में आता हो। ठीक है, कोई चीजें रेलिवेंट होगी तभी तो अप्लाई होगा, वरना आप ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी जाके आप लोग कुछ भी है ना आप जाके है ना मतलब क्या कर दोगे आप लोग, है ना मतलब कंप्लेन फाइल कर दोगे, वैसा नहीं। तो रेलिवेंट होना चाहिए। तो रेलिवेंट दो पार्ट में है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट या रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, अब एकदम अच्छे से समझते हैं हम, एकदम आराम से, भूल जाओ जो लिखा हुआ है वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसको क्लियर तो करें रेलिवेंट मार्केट होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग है ना रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, नाम ही है ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक मतलब क्या हो गया, एरिया के बेस पे। ज्योग्राफिक मतलब क्या हो जाएगा, एरिया के बेस पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग है ना एरिया के बेस पे देखते हैं। सूरत में, मैं सूरत से बिलोंग करता हूं, सूरत वाला एग्जांपल ले रहा हूं। सूरत में है ना दो मॉल्स है, एक राहुल राज और एक सेंट्रल मॉल। ठीक है, दो मॉल है, एक राहुल राज और एक सेंट्रल मॉल। ठीक है, अब पॉइंट समझो, यहां पे जो है राहुल राज मॉल में जो है वो है ना जीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल बना रहा हूं, जैसे यहां पे क्या होता है, राहुल राज मॉल में क्या है, जीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मॉल में जो है शर्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छे से सुनिएगा, एकदम अंदर तक जाना चाहिए। देखिए राहुल राज मॉल में जीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं और सेंट्रल मॉल में शर्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब जैसे कि है ना राहुल राज वालों ने क्या देखा कि लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, जीन्स पहले है ना यहां से लेते हैं और उसके आगे ही, उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं सेंट्रल मॉल है और शर्ट वहां पे जाके खरीद लेते हैं। अब राहुल राज वाला क्या चाहता है, यार लोग है ना शर्ट भी यहीं से ले, राहुल राज से ही ले। लोग क्या करें, शर्ट भी क्या करें, राहुल राज से ही ले। क्यों सर? कि भाई है ना मतलब बोलते हैं ना यार हमारा शर्ट का स्टॉक ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो बेचारा सेंट्रल मॉल वाला तो ये बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप राहुल राज से लो या यहां से लो, जीन्स वहां से लो और शर्ट यहां से लो, मुझे नहीं। लेकिन ये बहुत चालबाज होता है राहुल राज वाला। एग्जाम्पल में सालो, तो वहां पे क्या कर दिया उसने, भाई अगर आपको जीन्स चाहिए, उसने एक कंडीशन रख दी, अगर आपको जीन्स खरीदनी है तो कंपलसरीली हर जीन्स के साथ एक शर्ट भी आप खरीदोगे तो ही आपको जीन्स मिलेगी, वरना जीन्स भी नहीं मिलेगी। कंपलसरी, सर नहीं लेना हो तो जीन्स भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब पॉइंट समझो, यहां पे राहुल राज वाले ने कंडीशन क्या रखी, और इसके जैसे जीन्स कहीं नहीं मिलते। आप बोले सर देख लिए बहुत राहुल राज जैसे बहुत, लेकिन सपोज इसके जैसे जीन्स कहीं नहीं मिलते, अजम्पशन लेने हमें। ठीक है, समझना भी तो पड़ेगा, तो कुछ अजम्पशन उसके लिए होते हैं। आप बोले नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता, दूसरे भी मॉल से आप अजम्पशन लो, यही दो मॉल है और इसके जैसे जीन्स कहीं नहीं मिलते। तो राहुल राज वाले ने कंडीशन क्या रख दी, अगर आपको जीन्स चाहिए तो उसके बाद आपको है ना उसका जो मैचिंग शर्ट है वो भी यहीं से लेना पड़ेगा। अगर आप है ना शर्ट नहीं लोगे तो आपको जीन्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेंट्रल मॉल वाले ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन आप चाहते हो मुझे जीन्स यहां से लेना है लेकिन शर्ट यहां से लेना है, लेकिन राहुल राज वाला बोल रहा है कि भाई है ना शर्ट अगर वहां से लोगे तो मैं जीन्स भी नहीं दूंगा। अब ये जबरदस्ती आपको बांध के रख रहा है, जबरदस्ती आपको क्या रखता है, बांध के रखा है। इसको बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट, वो हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा,
अब आप ऐसा तो करोगे नहीं सर, बहुत इसको है ना चर्बी है ना, अभी निकाल दें, हम जींस ही नहीं लेंगे। तो क्या सिर्फ शर्ट पहन के घूमोगे? सर हमें आप पे डाउट जा रहा है, आप हर वीडियो में सिर्फ शर्ट में ही दिखते हो। नहीं रे सालों, मैं जींस भी पहनता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई है ना, यहाँ पे क्या हो गया, जींस के साथ शर्ट। अब देखिए पॉइंट समझो, ये है ना मतलब तनातनी चल रही थी सूरत के 2 मॉल के बीच में। इतने में उदयपुर का एक मॉल वाला, सेलिब्रेशन मॉल वाला, उदयपुर में एक मॉल वाला, सेलिब्रेशन मॉल वाला, वो आया और सीसीआई के पास चला गया। सीसीआई के पास चला गया। सीसीआई कौन सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पास चला गया और बोलता है कि सूरत में राहुल राज मॉल वाला जो है ना, तो उसने क्या किया, जींस के साथ बोला है शर्ट जबरदस्ती लेने पड़े वरना जींस भी नहीं देंगे। इससे हमें अफेक्ट हो रहा है, इससे हमें अफेक्ट हो रहा है। उदयपुर में सेलिब्रेशन मॉल वाला बोल रहा है सीसीआई पे कंप्लेन करिए। सीसीआई बोलेगा भाई तेरे को कुछ अक्कल या कुछ भान है या नहीं है, क्या बोल रहा है तू बोल रहा है सूरत में एक राहुल राज मॉल वालों ने ये इस कंडीशन निकाली है तो इससे तेरे को अफेक्ट हो रहा है, और बोल रहा है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अरे साला ये फ्री में बेचे, तेरा क्या जा रहा है? तेरे को ऐसा लग रहा है क्या उदयपुर के लोग मतलब फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के सूरत आएंगे सिर्फ यहां से जींस खरीदने के लिए? बोलता है नहीं यार ऐसा तो नहीं है। तो बोला तू मेरे पास क्यों आया रे? तो बस ऐसे फ्री बैठा है, सोचा क्या करूं। अरे भाई सोचा क्या करूंगा, सोच के आ। तो ऐसा पॉइंट समझो, कहीं पे भी कुछ भी होगा और आप कोई भी है ना मुंह उठा के सीसीआई के पास चला जाएगा, तो सीसीआई वाले एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? कंपटीशन एक्ट एक्सेप्ट कर देगा? नहीं। वो क्या बोलेंगे सीसीआई वाले, इसको क्या आंसर देंगे? सॉरी हम आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके रेलिवेंट ज्योग्राफिक एरिया में नहीं आता है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में नहीं आता है कि भाई यहां वाले कुछ कर रहे हैं और तू साला उदयपुर वाला आके यहां पे कंप्लेंट फाइल कर रहा है, तो कुछ रेलिवेंस ही नहीं है ना। कुछ रेलिवेंट हो और तू आए तो हम समझे भी, तेरे मन की भावनाओं को भी समझे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उदयपुर वाला जो सेलिब्रेशन मॉल था, अगर वो कंप्लेन लेके जाए भी सीसीआई के पास तो सीसीआई वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रेलिवेंट ज्योग्राफिक में नहीं आता है। लेकिन अगर सेंट्रल मॉल वाला जाए तो कि यार इसके ऐसी हरकतों की वजह से देखो ये कंपटीशन को गलत तरीके से कम करा है, ये फेयर नहीं है, अनफेयर है। सीसीआई ये एंटी कॉम्पिटिटिव टाइन अरेंजमेंट जबरदस्ती बांधे रख रहा है लोगों को। कल जाके ये ना शर्ट भी यहाँ पे दिलवाएगा, कल जाके हम मॉल ही बंद कर देंगे। तो ये शर्ट की रेट कितनी बढ़ा देगा, आपने कभी सोचा भी है? सीसीआई गौर करिए देखे। तो अगर ये सेंट्रल मॉल वाला सीसीआई के पास जा रहा है तो आप बताइए कंप्लेन एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं सर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेलिवेंट ज्योग्राफिक एरिया, मतलब ऐसे रेलिवेंट एरिया में आता है। क्लियर हुआ ना? पहले एकदम पक्का वाला नहीं, एकदम एग्जाम्पल से पहले क्लियर कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले क्लियर कर दो, आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल से होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। बाद में हम पढ़ के तो देखेंगे क्योंकि हम कैसे पढ़ाई करते हैं, पहले समझते हैं और फिर उसको पढ़ते भी है, ताकि दोनों ही चीजें होनी चाहिए। अच्छे एग्जांपल से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में लिखना होता है, तो दोनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। देखिए अब पॉइंट समझो, आपके घर का है ना टीवी का रिमोट खराब हो गया, आपके घर का टीवी का रिमोट खराब हो गया, आपने सुबह उठ के टीवी चालू की और टीवी चालू नहीं हो रही है, ठीक है। आप मार्केट में गए और आपने बोला कि भैया एक टीवी का रिमोट देना, तो उसने बोला भैया टीवी का रिमोट तो नहीं है, एसी का रिमोट है, ये लेके चले जाओ। टीवी का रिमोट तो नहीं है लेकिन एसी का रिमोट है, ये लेके चले जाओ। तो आप बोलेंगे बताओ क्या ये दोनों रेलिवेंट प्रोडक्ट है क्या? मार्केट की बात बाद में करें, क्या ये दोनों रेलिवेंट प्रोडक्ट है क्या? आप बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हो, सुबह सुबह कुछ लगा रखी है क्या? ठीक है, कुछ भी बोले जा रहे हो, टीवी का रिमोट मांगने आ रहा हूं, एसी का रिमोट लेके चले जाओ। तो बताओ क्या ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो आपस में रेलिवेंट प्रोडक्ट है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। तो कल जाके टीवी के रिमोट वाला जो सेल करता है, टीवी का रिमोट जो बेचता है, उसने क्या अनाउंसमेंट किया, मैं टीवी के रिमोट फ्री में बेचूंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। तो क्या जो एसी का रिमोट बेचने वाले लोग हैं, तो वो क्या टीवी के रिमोट जो है, टीवी के रिमोट जो सेल करने वाले लोग हैं, उन पे केस फाइल कर सकते हैं क्या सीसीआई में कि यार ये फ्री में बेचा इसलिए हमारा मार्केट अफेक्ट हो रहा है? अरे भाई तेरा मार्केट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये रेलिवेंट प्रोडक्ट ही नहीं है। सब समझ आ रहा है? रेलिवेंट प्रोडक्ट ही नहीं है, ये कुछ भी कर रहा है उससे तेरे को कैसे अफेक्ट हो रहा है? ना तू उसका सब्स्टिट्यूटेबल है, ना तू है ना इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये तेरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो बता पहले। पता नहीं अफेक्ट तो नहीं करा, हम तो ऐसे ही आ गए। भाई ऐसे कैसे आ गए? रिमोट कॉमन देख के, अरे भाई वो टीवी चलाता है तू एसी चलाता है,
ये साला कुछ भी कर रहा है तो उससे तेरे को क्या इफेक्ट हो रहा है? क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं रेलिवेंट प्रोडक्ट में है, और उसके बाद जो रहेगा हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलिए। एक है चाय और एक है वाइन। ठीक है, एक है चाय और एक है वाइन। अच्छे से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि अब बहुत लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के चाहिए चाय। ठीक है, तो आप है ना सुबह सुबह उठे और आपने क्या सोचा, घर पे कोई है नहीं, चल बाहर जाके जो है वो चाय पी लेता हूँ, घर पे जाके बाहर जाके क्या कर देता हूँ, चाय पी लेता हूँ। ठीक है, आप सुबह सुबह गए चाय वाले के यहाँ पे, भैया एक कटिंग देना, एक चाय देना। तो वो बोलता है भैया चाय तो नहीं है आज, एक काम करो आज एक वाइन लगा दो ना सुबह सुबह। आप बोले तो बावला हो गया, अरे टाइम वाइम देखा है नहीं देखा कि सुबह सुबह उठ के बोला एक लगा दो ना, एक पैक लगा दो। क्या लगा दो यार भाई, ये चाय के टाइम पे तू वाइन देगा तो कैसे चलेगा? तो बताओ क्या ये दोनों आपस में रेलिवेंट है? ये दोनों आपस में रेलिवेंट है? नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक लड़की के यहाँ पे है ना, लड़के वाले देखने के लिए आए। ठीक है, लड़की वाले जो है लड़की के यहाँ पे है ना जो है लड़के वाले देखने के लिए आए, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि आप है ना हमारे बेटी के हाथ का वाइन पी के देखो, शराब पी के देखो, पैक बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा बोलेंगे। उसी दिन रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये चाय और वाइन, दिस इज नॉट रेलिवेंट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे मैं वाइन को सब्स्टिट्यूट कर दूं कॉफी से, तो ये फिर भी रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चाय है, चाय पत्ती वाले नहीं होते, जीवराज, ब्रूक बॉन्ड, रेड लेबल चाय की बात कर रहा हूं सालों। ठीक है, तो अगर वो कल जाके रेट में ऊंच नीच करे तो कॉफी वाले एक बार केस फाइल करे तो सीसीआई उसको देख सकती है, क्योंकि वो रेलिवेंट प्रोडक्ट है। देखो, टीवी रिमोट, एसी रिमोट नॉट रेलिवेंट, चाय और वाइन नॉट रेलिवेंट, चाय और कॉफी रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट, उसमें भी चाय में जीवराज चाय, ब्रूक बॉन्ड चाय। ठीक है, तो जीवराज वाला कुछ भी करेगा, ब्रूक बॉन्ड वाले कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, बिकॉज दे आर रेलिवेंट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? पक्का वाला ने एकदम श्योर? चलिए, तो एक बार हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेलिवेंट मार्केट। क्या दिया हुआ है? रेलिवेंट मार्केट। तो रेलिवेंट मार्केट मींस द मार्केट विच मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। देखो, यहां पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, रेलिवेंट है नहीं है, ज्यादा है कम है, ये सब का सब किसके हाथ में रहेगा? कमीशन के हाथ में रहेगा। आपका काम सिर्फ क्या है, जाओ और कंप्लेंट फाइल करो। ठीक है, with reference to relevant product market or relevant geographic market or with reference to both the markets. क्लियर हुआ? श्योर? अब नेक्स्ट आता हमारा रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया in which the condition of competition for supply of goods or provision of services or demand of goods or services are distinctly homogeneous. Distinctly homogeneous मतलब एकदम सेम। देखो क्या लिखा हुआ है, मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया के बेस पे बोला जा रहा है, इन विच जो कंडीशन होती है कंपटीशन की, सप्लाई और डिमांड को लेके, और सप्लाई और डिमांड किसका? गुड्स का और सर्विसेज का, आर डिस्टिंक्टली होमोजीनियस, एकदम सेम। जैसे कि यहाँ पे राहुल राज मॉल और सेंट्रल मॉल, इनके लिए जो भी रहेगी कंडीशन ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन की, वो एकदम सेम रहेगी, क्योंकि एकदम सेम एरिया में आते हैं। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन प्रिवेलिंग द नेबरिंग एरिया, जैसे इसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में इनकी जो कंडीशन रहेगी वो अलग अलग। सूरत गुजरात में आया हुआ है, वो राजस्थान में आया हुआ है, वहां के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ठीक है, तो चले वापस, रेलिवेंट मार्केट मीन्स ए मार्केट, चले वापस, रेलिवेंट मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया, क्योंकि ज्योग्राफिक वर्ड है। रेलिवेंट मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन, जो कंडीशन ऑफ कंपटीशन रहेगी किसको लेके? सप्लाई को लेके और डिमांड को लेके, सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्टली होमोजीनियस, मतलब एकदम सेम है, एज कंपेयर टू द कंडीशन फ्रॉम प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरियाज। क्लियर हुआ? अब अगर कमीशन मतलब सीसीआई, अगर सीसीआई के सामने है ना कभी कोई केस चला जाए कि रेलिवेंट ज्योग्राफिक, देखो पहली बात तो आप सीसीआई के सामने केस लेके जाओगे ना, तो सीसीआई पहले ये देखेगा ये रेलिवेंट मार्केट यानी कि रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट या रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट में आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप जब प्रोफेशनल लेवल में आएंगे ना, तो आपका एक है ना ओपन बुक करके सब्जेक्ट आता है MDCS, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। उसमें एक है ना चैप्टर है कॉम्पिटिशन लॉ, उसमें कंपटीशन के बहुत सारे केसेस है। तो आप वहां से जब प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, बहुत सारे केसेस तो इसीलिए मतलब बोलते हैं ना दरख्वास्त कर दिए जाते हैं,
डिसमिस कर दिया जाएगा क्योंकि वो रेलिवेंट मार्केट में नहीं आता है। तो रेलिवेंट होगा तो जब है ना आपको पता लगाना हो, जैसे सीसीआई को पता लगाना हो रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में आएगा नहीं आएगा, तो जनरली कौन से फैक्टर कंसीडरेशन में लेते हैं, उसमें कुछ फैक्टर दिए हैं, ऐसा नहीं यही फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। वो देखेंगे ट्रेड बैरियर्स कितने हैं, कितनी रुकावट है, क्या रेगुलेशन बने हुए हैं ट्रेडिंग करने को लेके, ठीक है। लोकल स्पेसिफिक एंड रिक्वायरमेंट, कितने लोग उस पर मतलब बोलते हैं ना किसमें लोग उस पर निर्भर है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी प्रोक्यूरमेंट करने की, ऑर्डर करने की पॉलिसीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, इसका कितना लग रहा है, इसका कितना लग रहा है, लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, कंज्यूमर कैसे प्रेफरेंस दे गया है, नीड फॉर सिक्योर और रेगुलर सप्लाई एंड ऑल, ये सब। अब देखो मैंने ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो अगर आप लोगों का ये 2 मार्क तक में आए तो आप सिर्फ डेफिनेशन और सेक्शन नंबर भी लिख दोगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन बहुत बार 3-3 मार्क का पूछते हैं, तो आप लोगों को डेफिनेशन के साथ थोड़ा बहुत पॉइंट अगर एक्स्ट्रा हो जाए कि कौन से फैक्टर कंसीडरेशन में लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि 3 मार्क का भी आंसर आ जाए तो आप संभाल पाओ और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि यही फैक्टर्स को कंसीडरेशन में लेते हैं, आप दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडरेशन में ले सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई वो रेलिवेंट है या फिर नहीं है रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार डेफिनेशन वापस हो जाए प्लीज एक बार, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया, ठीक है, इन विच द कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन, किसको लेके, फॉर सप्लाई और डिमांड, सप्लाई में फॉर गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस आर डिस्टिंक्टली होमोजीनियस। देखो इसमें 2-3 वर्ड आने चाहिए, एरिया, कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन और डिस्टिंक्टली होमोजीनियस, मतलब एकदम सेम है एज कंपेयर टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरियाज। अब रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट में मतलब देखो, तो मैंने इसका तो डायग्राम है मेरे पास, तो डायग्राम से देखते हैं। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ, ठीक है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, इंटरचेंजेबल गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो जैसे अगर चाय की बात करें तो आप जीवराज की चाय पी रहे हैं या ब्रूक बॉन्ड की चाय पी रहे हैं या रेड लेबल की चाय पी रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूटेबल है, ठीक है। इंटरचेंजेबल मतलब क्या हो गया, जैसे चाय के बदले आपने कॉफी पी ली, ठीक है, या फिर आप ये सब्स्टिट्यूट में भी आ सकता है, चाय और कॉफी आपके इकोनॉमिक्स में आता है, और इंटरचेंजेबल में वो ले सकते हैं आप जीवराज की चाय, ब्रूक बॉन्ड की चाय, वैसा। तो आप क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, विथ रेफरेंस टू, क्या देखते हैं, उसकी प्राइस को देखते हुए, उसके फीचर्स को देखते हुए, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, उसके यूज को देखते हुए क्या काम आता है। अब देखो ऊपर से डेफिनेशन देखते हैं। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट्स मींस ए मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वापस देखते हैं, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मींस ए मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखो वहां पे एरिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस, विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल, ये दोनों वर्ड आने चाहिए बाय द कंज्यूमर। और कैसे क्या क्या देखते हुए इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल डिसाइड कर रहा है, बाय रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्राइस और उसके यूज, ठीक है। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोक और पेप्सी या फेंटा और मिरिंडा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एकदम डिट्टो सेम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एकदम डिट्टो सेम, कोक पेप्सी ले लो, फेंटा मिरिंडा ले लो, ठीक है, या फिर माजा और वो आता है ना फ्रूटी और माजा, ठीक है, स्लाइस आता था, फिर उसकी प्राइस एकदम सेम, उनके यूज, ठीक है, पीना ही तो है, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं। कमीशन कौन से फैक्टर डिसाइड कंसीडरेशन में लेगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एंड यूज, क्या उसका फीचर है, क्या उसके एंड यूज है, प्राइस क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, एक्सक्लूशन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, खुद बनाते हैं या बाहर से लेते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर कौन कौन लोग हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में वो कहां पे क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर, श्योर। तो ये सब चीजों को कंसीडरेशन में लिया जाता है आगे डिसाइड करने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस या कॉम्बिनेशन के में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। क्लियर, तो ये आज की हमारी मेन डेफिनेशन थी। तो देखिए हमारी डेफिनेशन जो है 11 डेफिनेशन हमारी कवर अप हो चुके हैं, अब सिर्फ एक डेफिनेशन बाकी है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज द एंटरप्राइज। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रोविजंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सेक्शन 3 हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, ठीक है, बाद में कौन कौन से अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं नहीं होते हैं वो सब, फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीज हम लोग है ना एक एक करके जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर, श्योर। तो अभी तो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट तो आना बाकी है। अब देखिए मुझे ही पता है इतना आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब वही है कि ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। अब हम लोग आगे वाले पार्ट से पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग 3 हेडिंग देखने वाले हैं। आइए चैप्टर के 2nd पेज में, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ और कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी। पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट,
ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अब वैसे जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। आपको कंपटीशन करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कंपटीशन फेयर करना पड़ेगा, ठीक है। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन। अब है ना, कल के लेक्चर से जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा वर्ड अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, AAECI, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई भी काम कर रहे हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, तो वैसा करने से आपको रोका जाएगा। या फिर आप अपनी डोमिनेंस को अब्यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कल माइक्रोसॉफ्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो वो भी रोका जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट 4.2 रेगुलेट कॉम्बिनेशन। देखो एकदम सिंपल है, याद रखना एकदम सिंपल रहेगा अगर आप चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। क्यों? तो देखो पहला पॉइंट तो एकदम सिंपल, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। फिफ्थ पॉइंट भी एकदम सिंपल है, फिफ्थ पॉइंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये तो मैंने कल 2 भी बताए थे। अब बीच वाले जो 3 पॉइंट है ना, वो तीनों प्रोविजंस है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 एंड 6 है, ये सब आएंगे उसमें, ठीक है। जैसे कि टू प्रिवेंट प्रैक्टिस जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन में, ठीक है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को रोकना, कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आराम से सबको है ना काम करने के लिए देना। टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टू एस्टैब्लिश CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू डील्स विद द मैटर कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू, ठीक है। वो कनेक्टेड मैटर जो है उसके साथ डील करना। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है बहुत ही बोरिंग आंसर, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ। अब देखो एकदम सिंपल टर्म में बताऊं ना, तो ये जो है ना इवोल्यूशन हुआ है, पहले क्या था MRTP एक्ट 1969। वो क्या सोचा था, मोनोपोली होना ही बेकार है, मोनोपोली होगी ना आपको जड़ से काट देंगे। उसका इंटेंशन ये था ही नहीं कि अमीरों को और अमीर बनाते जाना, उसको जड़ से काट देंगे, ठीक है। तो ये MRTP एक्ट था, लेकिन जैसे हमारा 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिबरल होने लगा, तो सोचा इतना स्ट्रिक्ट एक्ट काम नहीं आ सकता, इसलिए उसको ओवरराइड करने का काम शुरू हो गया और 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट ने जो है उसका जगह ले ली, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स के एकदम एंड में दिए हुए, चैप्टर के एकदम एंड में दिए, वहां पे हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले ही है। तो ये जो है वो सिर्फ एक बार आप लोग रीड आउट करना चाहते हो, रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये आंसर एग्जाम में आएगा इससे बेटर तो वो आंसर आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, जो मैंने चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बताया MRTP एक्ट में क्या था, वो अभी हमें नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट आएगा कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी, ठीक है। अब जब हम लॉ और पॉलिसी की बात करते हैं, तो बताइए पहले क्या बनता है, ऑफ कोर्स है पॉलिसी बनेगी, और है ना फिर वो पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए क्या बनता है, लॉ बनता है, ठीक है। पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट। और लॉ कहां पे पास होता है, लॉ कहां पे पास होता है, पार्लियामेंट में, ठीक है। यहां पे लिखा है पॉलिसी इज द जेनस, मतलब एक बड़े बड़े लेवल पे, और जो है ना लॉ जो है उसका स्पेस ही, उसका एक टुकड़ा है, उसका एक पार्ट है। क्लियर? दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सपोज सरकार ने कितनी पॉलिसी बना ली, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए लॉ नहीं होगा, तो क्या मतलब रह जाएगा उन पॉलिसी का, कोई फॉलो ही नहीं करेगा। सरकार ने लॉ बना दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी नहीं है, तो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, द वर्ल्ड बैंक एंड OECD in its report, a framework for the design and implementation of competition law and policy, pointed out that a dynamic and competitive environment, ठीक है, underpinned by the sound competition law and policy is an essential characteristic of successful market economy. The World Bank and OECD is Organization for Economic Cooperation and Development. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाई एक कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी के लिए बताया, एक कोई भी डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आप लोगों को बनाना हो, तो उसके लिए कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी दोनों ही है ना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। Although the field of competition law and policy is evolving rapidly and includes many different viewpoints on specific issues, recognition is growing that effective competition law is important in shaping the business culture, and its proper implementation need to allow for education of business people, government officials, judiciary and the interested public, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लॉ भी इंपॉर्टेंट है, कानून भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो पॉलिसी आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। And the basic purpose of competition policy and law is to preserve and promote the competition as a means of ensuring efficient allocation of resources, ताकि है ना रिसोर्सेज आप लोग प्रॉपर्ली एलोकेट कर पाओ, ठीक है। कंपटीशन पॉलिसी टिपिकली हैज 2 एलिमेंट,
एक सेट ऑफ पॉलिसी दैट एनहेंस द कंपटीशन इन लोकल एंड नेशनल मार्केट। ऐसी पॉलिसी बनी होनी चाहिए जिसमें आप ना लोकल और नेशनल मार्केट में कंपटीशन को और बढ़ाओ। और लेजिस्लेशन, और अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट कर रहा है, मतलब कंपटीशन को गलत तरीके से कम करने की ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए रूल बना होना चाहिए, लॉ बने होने चाहिए उसको रोकने के लिए। लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इज द कॉम्पिटिशन लॉ। ठीक है, अब देखो सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चल जाएगा। Competition law by itself cannot produce or ensure competition in the market unless this is facilitated by the appropriate government policy. And on the other hand, government policy without a law to enforce such policy and prevent malpractices will also be incomplete. वो भी क्या माना जाएगा? Incomplete माना जाएगा। ठीक है, एकदम लास्ट में देख लीजिए। Competition law policy and competition law need to be distinguished. The former can be regarded as the genus, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे फॉर्मर मतलब कंपटीशन पॉलिसी, और लेटर इज द स्पेसी, उसकी एक वैरायटी है, उसका एक टुकड़ा है कंपटीशन लॉ। क्लियर हुआ? श्योर। तो ये आज के हमारे आगे वाले पार्ट में से आंसर। कल अगेन हम लोग है ना पहले इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे एंटरप्राइज एंड ऑल, और उसके बाद ये आंसर ले लेंगे कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्लियर? और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।